हेलो फ्रेंड्स, हम दिल्ली सल्तनत का अध्ययन कर रहे हैं और दिल्ली सल्तनत में भी गुलाम वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन पे चर्चा कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में भी हम गुलाम वंश से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं उन पे चर्चा करते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। पहला क्वेश्चन है, बलवन का मूल नाम क्या था? बलवन का मूल नाम क्या था? ऑप्शंस हैं गियासुद्दीन, उलुग खान, बहाउद्दीन और नायब ए खुदाई। तो इसका पहले जैसे एक एक ऑप्शन की यदि हम चर्चा करें, गियासुद्दीन की जो उपाधि है, बलवन ने गियासुद्दीन की जो उपाधि है, ये उपाधि शासक बनने के बाद धारण की है। तो शासक बनने के बाद तो बलवन ने कौन सी उपाधि धारण की है? गियासुद्दीन की। उलुग खान की यदि हम बात करें, उलुग खान की उपाधि 1249 में नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा बलवन को दी जाती है। नासिरुद्दीन महमूद ने 1249 में उलुग खान की उपाधि बलवन को प्रदान की है। इसके बाद बहाउद्दीन, ये इनका मूल नाम था। तो सही जवाब तो क्या होगा? बहाउद्दीन। और एक ऑप्शन है नायब ए खुदाई। इसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। नायब ए खुदाई का अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। तो बलवन ने अपने आप को नायब ए खुदाई घोषित किया, अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया। और उन्होंने कहा कि पैगंबर के बाद सुल्तान का दूसरा स्थान होता है। पैगंबर के बाद सुल्तान का दूसरा स्थान होता है। तो ये घोषणा करने वाला शासक कौन है? बलवन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं हम। देखिए, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय इलबरी वंश तथा बलबनी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सीधा जवाब होगा बलवन, क्योंकि हमने इससे पहले चर्चा की है जो प्रथम इलबरी वंश का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। प्रथम इलबरी वंश का संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। तो द्वितीय इलबरी वंश का संस्थापक कौन हो गया? बलवन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बलवन होगा। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस विद्वान ने बलवन को जनता का पिता, नायक और खुफिया कातिल कहा था? किस विद्वान ने बलवन को जनता का पिता, नायक और खुफिया कातिल तो क्यों कहा था? क्योंकि इन्होंने अपने अमीरों की गुपचुप हत्या करवा दी थी, यानी अपने अमीरों की हत्या करवा दी थी, इसलिए खुफिया कातिल कहा गया। तो ये बताने वाला कौन है? इसका सही जवाब होगा जियाउद्दीन बरने। तो सीधा कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस विद्वान ने बलवन को खुफिया कातिल कहा, तो इसका सही जवाब क्या होगा? जियाउद्दीन बरने। अगला क्वेश्चन है, पालम बावली लेख में बलवन को किसका अवतार माना गया है? पालम बावली लेख में बलवन को किसका अवतार माना गया है? बलराम का अवतार, शिव का अवतार, विष्णु का, लक्ष्मण का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? विष्णु का अवतार। पालम बावली लेख में बलवन को विष्णु का अवतार माना गया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। बलवन के वजीर का नाम क्या था? बलवन के वजीर का नाम क्या था? ऑप्शन ए है फ़क्र ए मुदव्विर। ये जो वजीर है ये किसका वजीर था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। बलवन का कुतुबुद्दीन ऐबक के वजीर का नाम क्या है? फ़क्र ए मुदव्विर। मुहाजबुद्दीन, ये किसका वजीर था? रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्तान के वजीर का नाम क्या था? मुहाजबुद्दीन। मोहम्मद जुनैदी किसका वजीर है? इल्तुतमिश का। मोहम्मद जुनैदी इल्तुतमिश का वजीर है। आराम से समझिए, फ़क्र ए मुदव्विर किसका वजीर है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। मुहाजबुद्दीन रजिया सुल्तान का। मोहम्मद जुनैदी इल्तुतमिश का। तो ख्वाजा हसन बसरी किसका वजीर था? बलवन का। तो चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए हमारे। ऐबक का वजीर फ़क्र ए मुदव्विर,
मुहाज़बुद्दीन रजिया का वजीर है, मोहम्मद जुनैद इल्तुतमिश का, ख्वाजा हसन बसरी ये किसका वजीर था? बलबन का। ठीक है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने स्वयं को जिल्ले इलाही घोषित किया था। जिल्ले इलाही का अर्थ होता है ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया। तो जिल्ले इलाही शब्द का अर्थ क्या होता है? ईश्वर की छाया। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने अपने आप को जिल्ले इलाही घोषित किया, और ये जो उपाधि है इसने अपने सिक्कों पर भी अंकित करवाई थी। जिल्ले इलाही की उपाधि सिक्कों पर भी अंकित करवाई। तो अपने आप को जिल्ले इलाही घोषित करने वाला पहला शासक कौन था? बलबन था। पहला शासक कौन है? बलबन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बलबन के राजत्व सिद्धांत की विस्तृत जानकारी कौन सी पुस्तक में मिलती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बलबन के राजत्व यानी प्रशासन से संबंधित विस्तृत जानकारी हमें कौन सी पुस्तक में मिलती है? तारीख़ अलाई, तारीख़ फिरोज शाही, तबकात नासिरी और तबकात अकबरी। जैसे हम बात करें तारीख़ अलाई का लेखक कौन है? अमीर खुसरो। तारीख़ अलाई का लेखक तो कौन है? अमीर खुसरो। इसके बाद दूसरी किताब है तारीख़ फिरोज शाही, इसके लेखक का नाम क्या है? जियाउद्दीन बर्नी। तबकात नासिरी, इसका लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज। और तबकात अकबरी, इसका लेखक कौन है? निज़ामुद्दीन अहमद, निज़ामुद्दीन अहमद। तो हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है कि बलबन के राजत्व सिद्धांत की विस्तृत जानकारी हमें कौन सी पुस्तक में मिलती है? तो इसका सही जवाब होगा तारीख़ फिरोज शाही, जिसके लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जब भी मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ, जब भी मैं किसी तुच्छ, ये तुच्छ शब्द है भाई, तुच्छ, तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। बलबन के बारे में यह कथन, बलबन के बारे में यह कथन किसने कहा है? जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है। बलबन के बारे में कथन किसने कहा है? जियाउद्दीन बर्नी ने। यानी बलबन कहा करता था कि जब भी मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। तो ध्यान रखना है, ये कथन किसने कहा है? बलबन के बारे में बर्नी ने कहा है। किस शासक के राजत्व का सिद्धांत रक्त और लौह नीति? ये कई बार एग्जाम में सामान्य क्वेश्चन आ चुका है। रक्त लौह नीति प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था। किस शासक का राजत्व का सिद्धांत रक्त और लौह नीति, प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बलबन। इसका सही उत्तर क्या होगा? बलबन। तो किस शासक का राजत्व का सिद्धांत रक्त और लौह नीति, प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था? इसका सही जवाब होगा बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुलाम वंश के किस शासक ने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित आफरासियाब का वंशज बताया? गुलाम वंश के किस शासक ने स्वयं को, तो एक क्वेश्चन तो यही क्लियर हो गया। शाहनामा की रचना किसने की है? फिरदौसी ने। फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित आफरासियाब से संबंधित बताया। तो ये जो आफरासियाब है इसका वंशज अपने आप को किसने बताया है? बलबन ने। किसने बताया है? बलबन ने। गुलाम वंश के किस शासक ने दरबार में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए गैर इस्लामी परंपराओं को लागू किया है? गुलाम वंश के किस शासक ने अपने दरबार में खुद की यानी स्वयं की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए गैर इस्लामी परंपराओं को लागू किया? तो इसका सही जवाब तो क्या होगा? बलबन। अब गैर इस्लामी परंपराओं की यदि हम बात करें तो बलबन ने एक तो सिजदा, सिजदा को ज़मीन पोसी सिजदा भी कहा जाता है। तो सिजदा का अर्थ क्या होता है? घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के समक्ष सिर झुकाना। और एक है पायबोस, पायबोस
और पायबोस का अर्थ क्या होता है? सुल्तान के पैरों को चूमना। तो ये ईरानी परंपराएं हैं, यानी गैर इस्लामी परंपराएं हैं। और तीसरा एक त्यौहार आता है जिसका नाम है नवरोज या नौरोज त्यौहार। इन तीनों की शुरुआत करने वाला पहला शासक कौन था? बलवन। सिजदा, पायबोस, नौरोज। तो गैर इस्लामी परंपराओं को लागू किसने किया है? बलवन ने लागू किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का वह शासक जिसने अपने दरबार में विशेष ड्रेस कोड लागू कर दिया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गुलाम वंश का वह शासक जिसने अपने दरबार में विशेष वस्त्र यानी ड्रेस कोड लागू कर दिया कि आपको इस प्रकार की ड्रेस पहन करके ही दरबार में आना पड़ेगा। तो इसका भी सही जवाब क्या होगा? बलवन होगा। अगला क्वेश्चन है, मामलूक वंश का वह शासक, यानी गुलाम वंश का ही अन्य नाम क्या है? मामलूक वंश, जिसने अपने दरबार में शराब, नृत्य, संगीत तथा हंसी मजाक पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसका भी सही जवाब होगा बलवन। तो मामलूक वंश का वह शासक जिसने अपने दरबार में शराब, नृत्य, संगीत और हंसी मजाक पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इसका भी सही जवाब क्या होगा? बलवन। अगला क्वेश्चन है, बलवन की वसीयत का संकलन, बलवन की वसीयत का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो एक तो ये ध्यान रखना है, ये प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने अपनी वसीयत तैयार करवाई थी। दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने अपनी वसीयत या वसीय्या तैयार करवाई। तो इसका संकलन किसने किया था? जियाउद्दीन बर्नी ने। इसका संकलन किसने किया? जियाउद्दीन बर्नी ने। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का वह शासक जिसने सैनिक सेवा के बदले में दी गई जागीरों की जांच करवाई तथा अयोग्य सैनिकों को पेंशन देकर सेवा मुक्त कर दिया। सैनिक सेवा के बदले में जो जागीरें दी गई थी, अर्थात हम कह सकते हैं इक्ता प्रणाली, जिसकी शुरुआत वास्तव में किसके द्वारा की जाती है? इल्तुतमिश के द्वारा। तो उसकी जांच करवाई गई और अयोग्य सैनिकों को पेंशन देकर उनको सेवा से मुक्त कर दिया। इसका भी सही जवाब क्या होगा? बलवन होगा। इसका भी सही जवाब क्या है? बलवन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक का मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है? किस शासक का मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है? बलवन का मकबरा है। और बलवन का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। बलवन का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवन के द्वारा लाल महल का निर्माण कहाँ करवाया गया? बलवन ने लाल महल का निर्माण करवाया था और इसका निर्माण कहाँ करवाया था? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्तादारों पर नियंत्रण रखने एवं उनकी आय का आकलन करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? इक्तादारों पर नियंत्रण रखने एवं उनकी आय का आकलन करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो इसका जवाब तो सही होगा बलवन। और इस इक्ता नामक अधिकारी की नियुक्ति कब की जाती है? 1279 में ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति बलवन के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, सामंतों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए गुप्तचर विभाग को क्या कहा गया? दीवान ए बरीद। सामंतों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए गुप्तचर विभाग यानी दीवान ए बरीद की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? बलवन के द्वारा। दीवान ए बरीद ये गुप्तचर विभाग है, इसकी स्थापना सबसे पहले किसके द्वारा की जाती है? बलवन के द्वारा की जाती है। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र में किलों की श्रृंखला का निर्माण किस शासक ने शुरू करवाया? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि भारत की जो उत्तरी पश्चिमी सीमा है, यहाँ से मंगोलों के निरंतर आक्रमण हो रहे थे। इन आक्रमणों से सुरक्षा के लिए किलों की श्रृंखला का निर्माण किसने करवाया? बलवन ने। किसने करवाया है? बलवन ने। अगला क्वेश्चन है, बलवन द्वारा स्थापित सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज, सैन्य विभाग को क्या कहा जाता है? दीवान ए अर्ज। बलवन द्वारा स्थापित सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज का सेना अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सेना अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका भी सही जवाब हमें देखना है और इसका सही जवाब होगा
इमाद उल मुल्क। इसका सही जवाब क्या है? इमाद उल मुल्क। अगर हम इन 3 नामों की चर्चा करें, ये जो बकबक है ये बदायूं का गवर्नर था। बकबक कहाँ का गवर्नर है? बदायूं का। और बलवन ने इसे जनता के सामने कोड़ों से पिटवाया था। बलवन ने इसे जनता के सामने कोड़ों से पिटवाया। तो ध्यान रखना है, कहाँ के गवर्नर को बलवन ने जनता के सामने कोड़ों से पिटवाया? बकबक। एक नाम है आपके सामने हैवात खां। हैवात खां ये अवध का शासक था। ये कहाँ का शासक है? अवध। बदायूं भी यूपी में है, अवध भी यूपी में है। और इस शासक को बलवन ने 500 कोड़े लगवाए थे। इसे कितने कोड़े लगवाए? 500। और एतगिन, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ये किसके समय है? रजिया सुल्तान के समय। तो इमाद उल मुल्क प्रथम दीवाने अर्ज बनाया गया। बलवन के समय हुआ एकमात्र विद्रोह जिसे दबाने के लिए बलवन को दिल्ली से बाहर जाना पड़ा था। बलवन के समय हुआ एकमात्र विद्रोह जिसे दबाने के लिए बलवन को दिल्ली से बाहर जाना पड़ा था। तो इसका सही जवाब होगा बंगाल का विद्रोह। और ये विद्रोह होता है 1279 ईस्वी में। ये विद्रोह कब होता है? 1279 ईस्वी में। और ये विद्रोह बंगाल का सूबेदार था जिसका नाम था तुगरिल खान। बंगाल का सूबेदार कौन था? तुगरिल खान। तो इस विद्रोह का दमन करने के लिए बलवन को पहली बार दिल्ली से बाहर जाना पड़ा। और विद्रोह कब हुआ था? 1279 में। अगला क्वेश्चन है, किस विद्रोह के दमन के दौरान बलवन ने 9 वर्ष की आयु से अधिक पुरुषों के कत्ल करने का आदेश दे दिया था? तो ये जो विद्रोह है ये है आपका कटेहर का विद्रोह, अर्थात बुंदेलखंड, कटेहर का विद्रोह अथवा बुंदेलखंड का विद्रोह। और ये जो विद्रोह है ये विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? हिंदुओं के द्वारा किया गया था। तो इस विद्रोह के दमन के दौरान बलवन ने 9 वर्ष की आयु से अधिक पुरुषों के कत्ल करने का आदेश दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, बलवन का बड़ा पुत्र मोहम्मद खां तैमूर खान के नेतृत्व में हुए मंगोल आक्रमण का सामना करते हुए कब मारा गया था? 1286 में। बलवन का पुत्र मोहम्मद खां बड़ा पुत्र था और ये तैमूर खान के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण के दौरान मारा गया। और बलवन ने इसे शहीद की उपाधि दी थी। बलवन ने इसे किसकी उपाधि दी थी? शहीद की। और ये कब मारा गया है? 1286 ईस्वी में। 1286 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के आसपास बसे हुए मेवों के आतंक को समाप्त करने के लिए किस शासक ने गोपालगिरी में किले का निर्माण करवाया? दिल्ली के आसपास मेवों का आतंक था और मेवों का दमन करने के लिए बलवन ने जंगलों को साफ करवाया और गोपालगिरी में किसका निर्माण करवाया? दुर्ग का निर्माण करवाया। तो शासक कौन हो जाएगा? बलवन। कौन सा शासक होगा? बलवन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत किसके समय की है? इसका सही जवाब होगा शहजादा मोहम्मद। और ये किसका पुत्र है? बलवन का पुत्र। किसका पुत्र है ये? बलवन का पुत्र। तो इन दोनों के समय में अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की है। इसके बाद उच्च कोटि का गज़ल का लेखक होने के कारण भारत का सादी किसे कहा जाता है? उच्च कोटि का गज़ल का लेखक होने के कारण भारत का सादी किसको कहा जाता है? अमीर हसन देहलवी। अमीर हसन देहलवी को भारत का सादी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने बलवन के शासनकाल को सुदृढ़ीकरण का काल बताया है? किस इतिहासकार ने बलवन के शासनकाल को सुदृढ़ीकरण का शासनकाल बताया है? इसका सही जवाब होगा हबीबुल्ला। इसका सही जवाब क्या है? हबीबुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बलवन एक उत्तम अभिनेता था जो आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति अपने दर्शकों को मंत्र मुग्ध रखता था। ये कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। बलवन एक उत्तम अभिनेता था जो और आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति अपने दर्शकों को मंत्र मुग्ध रखता था। ये
ये वाक्य किसका है? के ए निजामी, के ए निजामी का है। अगला क्वेश्चन है, बलवन ने या बलवन एक मलिक होते हुए भी खान हो गया और बाद में सुल्तान बन गया। बलवन एक मलिक होते हुए भी खान हो गया और बाद में सुल्तान बन गया। ये कथन किस विद्वान का है? जियाउद्दीन बर्नी का। ये कथन किस विद्वान का है? जियाउद्दीन बर्नी का। अगला क्वेश्चन है, बर्नी ने किस शासक के बारे में लिखा है कि उसकी मृत्यु के बाद अमीरों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले, अपने सिरों पर धूल फेंकी और 40 दिनों तक बिना बिस्तर की ज़मीन पर सोए? बर्नी ने किस शासक के बारे में लिखा है, किस शासक की मृत्यु के बारे में लिखा है कि उसकी मृत्यु से दुखी हुए अमीरों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले, अपने सिरों पर धूलें फेंकी और 40 दिनों तक बिना बिस्तर की ज़मीन पे सोए? तो इसका सही जवाब होगा बलबन। इसका सही जवाब होगा बलबन। और बलबन की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का शासक कौन बना? कैकुबाद। बलबन की मृत्यु के बाद शासक कौन बना? कैकुबाद। यद्यपि बलबन ने अपना उत्तराधिकारी कैखुसरो, बलबन ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना था? कैखुसरो को। लेकिन बलबन की मृत्यु के बाद कैकुबाद शासक बना। अगला क्वेश्चन है, पहली बार वैज्ञानिक विधि से मेहराब अथवा चाप का प्रयोग किस शासक के मकबरे में हुआ है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहली बार वैज्ञानिक विधि से मेहराब अथवा चाप का प्रयोग किस शासक के मकबरे में हुआ है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा बलबन। इसका सही जवाब होगा बलबन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।